मिस्टर पांडे एकेडमी में फिर से आपका स्वागत है। साथियों, आज का सेकंड टॉपिक चालू होगा, यानी आज जो होगा वो टॉपिक नंबर सेकंड होगा। चलिए साथियों, आज के टॉपिक के बारे में देखते हैं। आज का जो विषय होगा, सब्जेक्ट होगा, वो ईवीएस होगा, पर्यावरण अध्ययन। देखिए साथियों, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके समक्ष मिलते हैं और मैं एक एक बिंदु को आप सबके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा और मैं बिल्कुल आप सबसे आग्रह करूंगा कि इस चैनल के साथ बने रहें। आपको प्रत्येक वीडियो सही समय पर सही दिशा निर्देश के साथ उपलब्ध कराई जाएंगी। आइए साथियों, इसमें शुरुआत करते हैं। देखिए साथियों, एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन के लिए 6 थीम आयोजित किया गया, यानी 6 थीम बनाए गए हैं। अब 6 थीम जो हैं उसको थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहला जो थीम है वो परिवार एवं मित्र है। देखिए साथियों, जो भी थीम आपके बनते हैं वो बच्चे यानी चाइल्ड के अनुरूप ही बनेगा। याद रखिएगा, जो भी बनेगा वो चाइल्ड के अनुरूप बनेगा। अगर चाइल्ड से रिलेटेड अगर कोई थीम नहीं होगा तो समझ लीजिए कि वह पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 से 5 तक के लिए सक्षम नहीं है। अब बात करते हैं कैसे। देखिए, पर्यावरण में जो हमारे आसपास के दिशा निर्देश एवं विषय वस्तु जो दिखता है बच्चों के संदर्भ में, यानी बच्चे किस नज़रिए से वो देखते हैं, तो सबसे पहला जो संकेत मिलता है वो मिलता है परिवार एवं मित्र। सबसे पहले बच्चे कहाँ सीखते हैं? परिवार में। सबसे पहले उनकी गुरु कौन होता है? उनकी माता। जैसा बच्चे को परिवार में परिवेश मिलेगा, ठीक बच्चा वैसे ग्रो करेगा। अगर बच्चे ने गाली गलौज सीखा, यानी गाली लिख दिया, ठीक ना, तो अगर देखने वाली बात है कि अगर गाली गलौज जो सीख रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो परिवार या मित्र के संपर्क में आने के उपरांत ही सीख रहा है। इसलिए यह स्पष्ट रूप से बताया गया पर्यावरण अध्ययन में कि जो भी हमारी परिस्थिति बच्चे के अंदर पाई जाती है, कहीं ना कहीं ये 6 थीम द्वारा आयोजित होती है। तो इसी संदर्भ में हम आप सबको बताना चाहेंगे कि परिवार एवं मित्र बहुत अहम भूमिका निभाता है बच्चे के डेवलपमेंट में। साथ ही साथ भोजन, ध्यान रखिएगा, ये मानसिक परिपक्वता के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मानसिक सामाजिक परिपक्व उसमें उत्तीर्ण होने के लिए अति आवश्यक है परिवार एवं मित्र का साथ होना। साथ ही साथ शारीरिक विकास के लिए भोजन का आवश्यक होना अति आवश्यक है। जैसा आप सभी जानते हैं कि भोजन में विभिन्न प्रकार के तत्व पाए जाते हैं जो बच्चे के शारीरिक मानसिक विकास के लिए अति आवश्यक होते हैं। तो भोजन में अगर किसी प्रकार का कोई कमी हो तो बच्चे में विकास संभव नहीं हो सकता है। जैसे में कोई बच्चा विकलांग हो गया, कहीं ना कहीं उसे विटामिन की कमी हुई या फिर कहीं ना कहीं किसी प्रकार से कुपोषण का वो शिकार हो गया, तो उसमें भोजन का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि हरी साग सब्जियाँ या फिर चावल दाल रोटी जो भी हमारे रिसोर्स होते हैं खाने के, हम उसके द्वारा अपने हेल्थ को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, जो हमेशा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए साथियों, भोजन के उपरांत पानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। बच्चे के विकास के संदर्भ में वाटर एक बहुत बड़ा रिसोर्स का काम करता है। जैसे आप जानते हैं कि शारीरिक विकास में जितना भोजन की आवश्यकता है, ठीक उससे कहीं गुना ज़्यादा पानी की भी आवश्यकता है। अगर बच्चे के अंदर पानी की मात्रा कम हो जाए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पानी में मिनरल्स अवेलेबल होते हैं, तो वो मिनरल्स हमारे बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, हमें विभिन्न प्रकार के जो डिजीज़ होते हैं उस डिजीज़ से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो इसलिए वाटर का बेहतरीन होना अति आवश्यक है। अब देखने वाली बात है पॉइंट नंबर 4, आवास। देखिए साथियों, इंसान कहीं भी रह जाता है, लेकिन बच्चे को एक स्वच्छ जगह देना अति आवश्यक है। अगर बच्चे स्वच्छ जगह नहीं रहेंगे तो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरीके से, परिवेश के रूप से वह क्या हो जाएंगे? बेकार हो जाएंगे। अगर वो बेकार हो गए तो समझ लीजिए कि वो किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं पा सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ ज़रूर देखने को मिलती हैं जहाँ पर कहा जाता है कि बच्चे जो होते हैं वो किसी भी परिस्थिति में अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो देखिए, ऐसी परिस्थिति बहुत कम देखने को मिलती है। इसलिए आवास का होना अति आवश्यक है। बिना घर का, बिना छत का बसेरा कहाँ, ये कहावत हमेशा कहा जाता है। इसलिए बच्चों के संदर्भ में ये बहुत फिट बैठता है कि बिना आवास के आप बच्चे का डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। आइए साथियों, अगला जो टॉपिक है यात्रा। देखिए साथियों, हम हमेशा कहते हैं जब चौमुखी विकास की बात आती है, सर्वांगीण विकास की बात आती है, तो उसमें यात्रा का विशेष योगदान होता है। हम किसी चीज़ को, किसी तत्व को, किसी तथ्य को अगर बताते हैं कि ये आपको पटना में चले जाइए, या फिर आप कलकत्ता चले जाइए, या फिर आप लखनऊ चले जाइए, वहाँ पर आपको तरह तरह की जो हमारे पूर्वजों द्वारा बनाए गए
जो पूर्वज द्वारा जो बनाए गए जो भी महल हैं वो आपको देखने को मिला, जैसे लाल किला। आप लाल किला देखिएगा दिल्ली में, बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा। तो बच्चे जिस संदर्भ में सीखते हैं उसमें यात्रा का होना अति आवश्यक है, यानी उनको ट्रैवलिंग कराना अति आवश्यक होता है। साथ ही साथ हमें बच्चे को करके सीखने पर बल देना चाहिए। यानी बच्चा जब सीखता है तो यानी किस संदर्भ में सीखता है, जब बच्चा वो खुद से किसी विषय वस्तु को करता है तो बेहतर तरीके से सीखने का प्रयास करता है। जैसे सबसे पहले छोटे बच्चे होते हैं तो वो गाड़ी बनाते हैं, जहाज़ बनाते हैं, फिर उसके बाद घर बनाते हैं, वो खुद से बनाने का प्रयास करते हैं। तो उनके अंदर एक सामाजिक गुण के साथ साथ जिज्ञासा भी उत्पन्न होती है और यह बहुत ही बेहतर तरीके से उनके डेवलपमेंट का एक पार्ट बनता है, यानी उनको ग्रोथ करने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो याद रखिएगा, करके सीखने पर बल अति आवश्यक है। अगर बच्चा करके नहीं सीखता है तो समझ लीजिए कि वह बच्चा कभी भी सर्वांगीण विकास यानी पूर्ण रूप से डेवलपमेंट नहीं कर सकता है। इस 6 थीम के अंतर्गत ही एक पूरे बच्चे का, ठीक समझ लीजिएगा, बच्चे का विकास छुपा होता है। यानी विकास अगर बच्चे को करना है तो ये पूरे 6 थीम अनिवार्य रूप से उन पर लागू करना होगा, तभी वह अच्छे ढंग से अच्छे परिवेश में अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। आइए इसके कुछ उप थीम भी हैं, इस विषय में हम लोग देखते हैं, चर्चा करते हैं। देखिए, परिवार एवं मित्र के कुछ उप थीम भी हैं, यानी सब थीम उसको बोल सकते हैं, जिसमें आपसी संबंध के बारे में जिक्र किया गया है पहले अध्याय में। देखिए, आपसी संबंध का मतलब ये हो गया कि अपने हम जो भी सखा संबंधित होते हैं, जैसे मामा, अक्सर बच्चे मामा के प्रति, मामा जो ननिहाल होता है उसके प्रति बहुत समर्पित रहते हैं। तो मामा के यहाँ का परिवेश, उनके चाल ढाल, उनके रहन सहन, उनके तौर तरीके पर विशेष बल दिया जाता है, क्योंकि सखा संबंधी अगर बेहतर होंगे तो बच्चे में जो डेवलपमेंट होगा वो बेहतर होगा। इसलिए कहा जाता है छोटे बच्चों के सामने कुछ ऐसा अननेसेसरी वर्क मत कीजिए जो उनके मानसिक विकास को प्रभावित करता हो। साथ ही साथ काम और खेल, छोटे बच्चों को जरूर उसके अनुरूप के अनुसार उनसे छोटे छोटे कार्य जरूर लेना चाहिए। जैसे में उनसे यह जरूर कहना चाहिए, सर सफाई का ध्यान रखना, उनके अपने हेल्थ का ध्यान रखना, खेलते समय कौन से सावधानी रखना, ये सारी चीज़ काम काज के साथ साथ उनके खेल पर भी विशेष भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि शारीरिक विकास बहुत ज़रूरी होता है। अगर बच्चे के अंदर शारीरिक विकास नहीं हुआ तो वह बच्चा अस्वस्थ रूप से कार्य करेगा और वह बच्चा कहीं ना कहीं कुपोषण का शिकार माना जाएगा, कहीं ना कहीं वो शारीरिक रूप से विकलांग माना जाएगा। तो ऐसे स्थिति में बच्चे को हमेशा घर के बाहर टहलाना, खिलाना, घुमाना कार्य करना चाहिए। साथ ही साथ अगले टॉपिक की बात करें, जानवर। हम सभी जानते हैं कि जानवरों में सबसे बुद्धिजीवी जानवर जो होता है वो मैन होता है, यानी ह्यूमन, यानी हम सब। अब यहाँ पर एक बात आती है कि बच्चों को यह ज़रूर समझाना चाहिए कि जिस प्रकार हम जानवर, यानी कहने का मतलब हम मनुष्य हैं और हमारे नीचे जितने भी जानवर हैं वह जानवर भी सम्मान के योग्य हैं। आपको उनको भी सम्मान देना है, उनको भी बेहतर ढंग से जीने का मौका देना है, उनको पर्यावरण के अनुरूप उनकी शिक्षा और दीक्षा होनी चाहिए, यानी जानवरों से भी उनका लगाव होना चाहिए। जैसे गाय, भैंस, बकरी इत्यादि बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो पालतू जानवर होते हैं, जो जंगली जानवर होते हैं। हमें यह सारी जानकारी उन्हें देनी चाहिए ताकि वो अपनी सुरक्षा में बेहतर कर सके, बेहतर योगदान दे सकें। साथ ही साथ पौधा, हमें यह बताने की विशेष आवश्यकता होती है कि जब हम सर्वाइव कर रहे हैं तो यह पौधा उसका सबसे बड़ा रिसोर्स है, यानी हमारे जीने का सबसे बड़ा रिसोर्स क्या है? पौधा। अगर पौधा नहीं रहा तो हम सर्वाइव नहीं करेंगे। बच्चे को ये बताना होगा कि ये पौधा क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसकी क्या भूमिका है हमारे जीवन में। यह सारे तथ्य को आपको हर एक बिंदु को एक एक बिंदुवार तरीके से आपके सिलेबस में इसे रख कर उन्हें दर्शाना होगा, करके सीखने पर बल देना होगा। एक एक पौधे को अडॉप्ट किया जाएगा, उन लोग को दिया जाएगा, उनकी देख रेख करना, उनको किस तरीके से पालन पोषण करके उन्हें बेहतर किया जा सकता है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए इस कार्य को करना है। आइए अब बात आती है उप थीम की, दूसरी बिंदु है जो भोजन। देखिए साथियों, भोजन अगर आप करते हैं तो यह भोजन में जो भी आप पदार्थ लेते हैं उसमें कुछ ना कुछ स्वाद होते हैं। अगर स्वाद वो बेहतर हुआ तो वह भोजन आपके अनुरूप है, अगर स्वाद बेहतर नहीं हुआ तो वह आपके भोजन आपके उपयुक्त नहीं है, यानी वह कहीं ना कहीं आपको पसंद नहीं आएगा। देखिए साथियों, भोजन का सही होना, खराब होना इसके स्वाद पर निर्भर करता है। जैसे में हम स्वाद में अगर कोई वस्तु खट्टा अगर मिल गया, खट्टा जैसा प्रवृत्ति उसकी आ गई, खटास आ गया, तो हम आसान भाषा में कहते हैं क्या चीज़ ना, कि यह भोजन जो है वह खराब हो चुका है, खाने योग्य नहीं है। यह बच्चों को उनके हमेशा शिक्षा में इस चीज़ को दर्शाना है। साथ ही साथ पाचन प्रक्रिया के बारे में भी बताना है कि बच्चा ये चीज़ ऐसे करोगे, ऐसे खाओगे तो इसको पचने में इतना समय लगता है,
है, दूध पचने में इतना समय लगता है, खीरा पचने में इतना समय लगता है, पाचन प्रक्रिया हमारी कैसे काम करती है, ये सबको आपको दिखाना है, बताना है, समझाना है। तत्पश्चात ही बच्चे का जो चौमुखी विकास होगा वह आपके समक्ष रहेगा। और इस थीम का यही उद्देश्य है कि बच्चे के अंदर सर्वांगीण विकास यानी पूर्ण रूप से वो विकसित हों। भोजन पकाने के तरीके, अगर हम भोजन जो खाते हैं उसके तरीके क्या हैं, वो कैसे पकते हैं, मम्मी हमारी कैसे भोजन पकाती है, कैसे रोटी पक जाता है, कैसे सब्जी पक जाता है, कैसे चावल पक जाता है, कैसे दाल पक जाता है, ये सारी प्रक्रिया को बच्चों के समीप प्रत्यक्ष रूप से रख कर ही बताना एक मूलभूत तरीका है। और इसको छोड़कर हम नहीं जा सकते। एक गृह कार्य में इसको हम दे सकते हैं, बच्चों को बता सकते हैं कि अपने मम्मी से इस संदर्भ में आप चर्चा कीजिए कि मम्मी भोजन कैसे बनाती हो, रोटी कैसे बना, ताकि बच्चों को ये भी पता चले कि भोजन बनाने के कितने प्रकार हैं। जैसे में एक आलू के चोखे भी बनते हैं, एक आलू के सब्जी बनते हैं, एक आलू के चिप्स भी बनते हैं। लेकिन जब तक बच्चे को यह जानकारी नहीं दी जाएगी कि एक आलू से क्या क्या बन सकता है, तब तक बच्चा उस विषय में असक्षम है। वह आपको कभी भी अपनी जो क्रिया होती है, अपनी जो उसका कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि उनकी जो सोच होती है वह सोच को विकसित नहीं कर सकता है। तो इस विकसित करने के लिए आपको यह कार्य सब देना होगा ताकि वह इस विषय वस्तु पर ज़्यादा फोकस कर सके। अच्छा, साथ ही साथ भोजन का संरक्षण हमें यह जरूर बताना है कि जो अगर भोजन बच जाते हैं उसे कैसे हम संरक्षण कर सकते हैं, कौन कौन से हमारे उपाय हैं, किस तरीके से हम इस भोजन को संरक्षण कर उसे फिर से प्रयोग में ला सकते हैं। क्योंकि भोजन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। अगर बॉडी में हमारे अंदर भोजन की कमी हो जाए तो हम अस्वस्थ हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, हम बहुत जल्दी सिक हो जाएंगे। तो ये सारे विषय बिंदु को आपको दिखाने होंगे, बताने होंगे, समझाने होंगे। और इस थीम का जो उद्देश्य है, मैं बार बार इस शब्द को कह रहा हूँ, इस थीम का उद्देश्य है कि पर्यावरण के साथ साथ आपकी शारीरिक एवं मानसिक विकास डेवलप करना। यानी कहने का मतलब है कि पर्यावरण में आप रहते हो, सामाजिक सांस्कृतिक विकास भी डेवलप करो, आपके खाने पीने के जो आपके ढंग ढांचे हैं इसको डेवलप करो, आपके रहने के तौर तरीके इसको डेवलप करो, साथ ही साथ आपके जीने की जीवन जो शैली है उसको डेवलप करो। ये बच्चे में शुरू से ही यह डाला जाता है, तभी जाके यह डेवलप होता है। आइए साथियों, कुछ और बिंदुओं पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, थीम के कुछ मूल बिंदु हैं। अब क्या क्या हैं इसको थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपको दर्शाया है कि इसमें वास्तविक घटनाओं और दैनिक जीवन की समस्याओं का समावेश जो अधिकतम उसके इर्द गिर्द से जुड़ी हो। बात सुनिए स्पष्ट तरीके से, बच्चे के जो भी घटनाएं होंगी वो प्रत्यक्ष हो, यानी वास्तविक हो, कल्पनाशील वो बच्चा नहीं कर सकता है। छोटे बच्चे कल्पना में एक्सपर्ट नहीं होते हैं, इसलिए उनको वास्तविक घटनाओं को दिखाना है। जैसे में अब गाय दूध देती है तो कैसे देती है, प्रत्यक्ष रूप से जो दिखाइएगा तो वो उनके लिए बेहतर जानकारी होगा। दैनिक जीवन में क्या क्या होता है इस संदर्भ में आपको डिस्कस करके बताना है कि दैनिक जीवन में क्या क्या होता है, क्या हमें रूल रेगुलेशन के अनुसार चलना चाहिए, हमें स्कूल जाना है, हम किस तरीके से जाएंगे, हम किस तरीके से अपनी बातों को रखेंगे, या प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाना है। साथ ही साथ उसके समावेश होना जरूरी है, यानी उन दोनों को समावेश कर कहाँ से उसके इर्द गिर्द जुड़ी हुई, यानी उसके आसपास के विषय वस्तु को ही समावेश करना है। कल्पना करके एक ही बार नहीं बता देना है कि हाँ कलकत्ता में ऐसा हुआ था, तो बच्चा कलकत्ता देखा थोड़ी है कि उस विषय में जानता हो। लेकिन ये जरूर बताइएगा कि आपके घर के बगल में ना यहाँ यहाँ पर था ना, यहाँ रोहन गिर गया था, तो वो बच्चा जल्दी समझेगा क्योंकि घर के इर्द गिर्द की उसकी जो भी समस्या है उससे वो पूरी तरह से अवगत है। आगे चलते हैं दूसरे बिंदु की तरफ। इस समय किस्से, कहानी, कविता एवं पहेलियों का समावेश जिससे बच्चे आसान भाषा में समझ सके। याद रखिएगा, हमारी दादी माँ अक्सर कहानियाँ सुनाती थी कि एक राजा था, उसके 3 बच्चे थे। ऐसी कहानियाँ हमें अक्सर मिलती हैं। ये बच्चे को बहुत रुचि उत्पन्न करता है, बहुत ज़्यादा, और बच्चे इससे बहुत कुछ सीखते हैं। तो हमारे सामने एक मम्मी पापा दादा दादी हमेशा बच्चों को जो कहानी कविता सिखाते हैं वह कहानी कविता कहीं ना कहीं, ठीक ना, बच्चे में एक डेवलपमेंट का कार्य करता है, एक सामाजिक सांस्कृतिक डेवलपमेंट की प्रक्रिया जो पनप रही है उसका कार्य करता है। आगे चलते हैं इस विषय वस्तु की तरफ। आगे बढ़ते हुए पॉइंट नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। देखिएगा, इस थीम की मदद से शिक्षार्थियों को अमोद प्रमोद संग कल्पनाशीलता, याद रखिएगा, लेन देन करना, कहने का मतलब है कि एक दूसरे से बच्चा कल्पना करना सीखते हैं, सृजना करना सीखते हैं, विकास करना सीखते हैं, ठीक। माफ़ कीजिएगा साथियों, मैं फिर से इस विषय वस्तु को आप सबके समक्ष रखना चाहता हूँ।
देखिए साथियों, इस थीम की मदद से जो बच्चे आपस में लेन देन के माध्यम से सीखते हैं, यानी वो कल्पना करना सिखाते हैं। जैसे अक्सर आप सुनते होंगे छोटे बच्चों को भूत की कहानियाँ सुनाई जाती है, जानते हो यहाँ गए थे ना तो यहाँ पर ये भूत हमको दिखाई दिया, तो बच्चा एक भूत का अलग इमेज बना लेता है, सृजनात्मक, यानी वो अपने अंदर एक क्रिएट करने लगता है कि भूत किस प्रकार का होगा। ये सारी विकसित होने लगती है कब? जब बच्चा एक दूसरे की मदद से सीखते हैं, ठीक ना, तथा उसमें स्थायित्व, यानी कहने का मतलब है कि उसमें स्थायित्व का मतलब हम आपको साधारण भाषा में कहें तो उसमें वास्तविक तरीके से वह सीखने की प्रवृत्ति को अपनाने लगता है, उसे सच्चाई समझने लगता है। बौद्धिक स्तर जो होता है, यानी बुद्धि का जो स्तर होता है, वह इस मतलब इतना विकसित हो जाता है कि वो संसार को एक अपने तौर तरीके से देखना प्रारंभ कर देता है। यानी जो बच्चे होते हैं वो संसार को अपने एक तौर तरीके से देखते हैं, उनके माध्यम से संसार जिस तरीके से चलता है वह एक अलग ही प्रक्रिया है। इसीलिए कहा जाता है बच्चे नन्हे मुन्ने वैज्ञानिक हैं। साथ ही साथ उनमें खोजने, जानने, समझने का जो अवसर मिलता है, यह बच्चे को सर्वांगीण विकास यानी पूरे डेवलपमेंट होने का बहुत अच्छा भूमिका अदा करता है। साथ ही साथ देखिएगा, इस थीम में शिक्षार्थी की भय और लैंगिक पूर्वाग्रह से मुक्त करना होता है। जैसे हमें यह बताना होता है कि नहीं, सब लैंगिक के बच्चे समान हैं, कभी भी लैंगिक पूर्वाग्रह से बच्चे को नहीं उत्पीड़न करना चाहिए, यानी उन्हें भयभीत नहीं कराना चाहिए। साथ ही साथ उनके अंदर से जो भय होता है, डर होता है, इस डर को निकाल देना ही इस थीम का उद्देश्य है। अब देखिए प्रमुख बिंदु क्या क्या है। पहली बात है कि जो बच्चे हैं, इस थीम में जो पॉइंट हम आपको दे रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीटेट के नज़रिए से। यह सिर्फ 1 to 5 के लिए नहीं है, यह पूरा 6 to 8 के लिए, यानी 1 से 8 तक के लिए है। अच्छे से इस विषय वस्तु को देखिएगा। देखिए, शिक्षार्थी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए, याद रखिएगा, शिक्षार्थी को सबसे पहले मातृभाषा का प्रयोग, मातृभाषा का मतलब जो रीजनल लैंग्वेज होता है, इसमें इसका उस तरीके से फैमिलियर होना। कहने का मतलब है कि जब बच्चे में उसकी भाषा से आप बात कीजिएगा तो बहुत जल्दी बच्चा फैमिलियर हो जाता है, वो समझता है क्या चीज़ ना कि ये अपने आदमी है, ठीक ना, तो उसमें वो बच्चा जल्दी सीखता है। तो हमें सबसे पहले मातृभाषा का प्रयोग करते हुए उन्हें इस विषय वस्तु के बारे में समझाना चाहिए। साथ ही साथ बालक के अनुरूप कोई भी आप एग्जाम्पल दीजिए, कोई भी एग्जाम्पल वो बालक के अनुरूप होना चाहिए, वह कभी भी वयस्क के अनुरूप नहीं होना चाहिए, बालक के अनुरूप, उसकी समझ की जितनी लेवल है उसके अनुरूप ही आपको उदाहरण से उनको समझाना है। साथ ही साथ शिक्षार्थी के मानसिक स्तर, याद रखिएगा, मानसिक स्तर उसकी जिस प्रकार से होगा उसी स्तर से हमें बच्चे को सिखाना होगा। जिसमें IQ लेवल आपने सुना ही होगा, तो जिसकी बौद्धिक क्षमता, यानी कहने का मतलब है मानसिक क्षमता कम होती है, तो उस बच्चे को उसी के स्तर से सिखाना होगा, तभी वो आपके साथ फैमिलियर तरीके से सीख सकता है। अन्यथा वो आपसे हमेशा डरेगा, इंटरेस्टेड नहीं लेगा, जो विषय वस्तु होगी वो सिर्फ टाइम पास करेगा, उसमें वो नहीं सीखेगा, जिससे कहीं ना कहीं उसकी जो विकास का दर है उसको वह प्रभावित करेगा। तो यह आपका कार्य है कि किस तरीके से बच्चे में डेवलपमेंट पैदा किया जाए। साथ ही साथ पर्यावरण के प्रति प्रेम रखना, यानी हमें यह ऊपर के जितने भी विषय वस्तु को हमने आप सबके समक्ष दर्शाया है, इसमें बच्चे को पर्यावरण के प्रति प्रेम रखने का जो एक नज़रिया है उसको डेवलप करना। साथ ही साथ शिक्षार्थी उन पद्धति और प्रक्रियाओं से अवगत कराए जो ज्ञान उत्पन्न करने में मदद करता है। हमें ये बताना होगा कि किससे हमें क्या सीखने को मिलता है, हम उनको करके सीखने पर बल देंगे। वो जितना करके सीखेंगे वह हम उनके लिए और हमारे लिए दोनों ही एक डेवलपमेंट का पार्ट बनेगा, साथ ही साथ उनके विकास के दर को और बेहतर बनाएगा। चलिए साथियों, अब यहाँ देखते हैं शिक्षार्थी को प्रश्न पूछना। देखिए, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षार्थी अगर प्रश्न पूछता है, खोजता है या किसी बात को जानने की वो जिज्ञासा रखता है, तो इसको हमें बेहतर ढंग से रिप्रेजेंट करना है, अच्छे ढंग से बताना है। वो अगर प्रश्न पूछता है तो समझ लीजिए कि वह आपका सम्मान कर रहा है, आपकी बातों को समझ रहा है, आपका जो पढ़ाया हुआ है उसे समझ में आ रहा है, तब वह प्रश्न पूछने के योग्य बन गया। अगर वो प्रश्न नहीं पूछता है, सिर्फ बेंच पर बैठे रहता है, अपने कार्य को चुपचाप करता है, तो समझ लीजिएगा कि वह जो बच्चा है, वह बच्चा आपके द्वारा बताए गए जितने भी तथ्य हैं वो तथ्य से डेवलपमेंट नहीं हुआ। इसका मतलब है कि आपका पढ़ाया हुआ बेकार हो गया। साथियों, इसी छोटे से मूल बिंदु के साथ आप सबके समक्ष मैंने सीटेट, याद रखिएगा सीटेट का जो वीडियो है आप सबके समक्ष रखा है। ये टॉपिक 2 है। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक बने रहिए मिस्टर पांडे अकेडमी के साथ। आपको प्रत्येक दिन एक एक टॉपिक मिलते जाएंगे।